हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम भाषा और व्याकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि हिंदी भाषा में व्याकरण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इस उदाहरण को देखिए। माँ, बेटा नल बंद कर दो। राजीव, माँ अभी तो मैं हाथ धो रहा हूँ। तो ऊपर के वाक्य में माँ बोलकर राजीव को समझा रही है और राजीव सुनकर उस बात को समझ रहा है। तो दोनों ही अपनी बात किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं? बोलकर तथा सुनकर दोनों अपनी बात को एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। इस उदाहरण को भी देखिए। रजनी ने शालू को पत्र लिखा। रजनी, शालू 26 दिसंबर को मेरे भाई की शादी है, तुम जरूर आना। शालू, रजनी, मैं अवश्य ही समय पर पहुंच जाऊंगी। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में रजनी ने शालू को पत्र लिखा और लिखकर अपना संदेश शालू तक पहुंचाया और शालू ने उस लिखे हुए पत्र को पढ़कर समझा। तो यह स्पष्ट है कि जब हम कोई भी लिखी हुई बात को, लिखी हुई वस्तु को पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। इसमें रजनी ने शालू को शादी की सूचना लिख कर दी है और शालू ने उस सूचना को पढ़कर समझा। तो यह कौन सा रूप हुआ भाषा का? लिखित रूप। तो भाषा के प्रमुख रूप से कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। हम किसी भी भाषा को बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर समझ सकते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। सबसे पहले है मौखिक। जब मुख से बोलकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसी बात को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना। यदि कोई भाषण दे रहा है, वह व्यक्ति बोल रहा है और उसी बात को हम सुनकर समझ रहे हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसी बात को पढ़कर समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना आदि। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रजनी ने शालू को पत्र लिखा और शालू ने उस बात को कैसे समझा? पढ़कर। तो किसी भी बात को, लिखी हुई बात को पढ़कर समझना ही भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। हम भी अपनी किताबों में लिखी हुई बातों को पढ़कर ही समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप ही होता है। और जब कक्षा में अध्यापक हमें पढ़ाता है तो उनकी बात हम सुनकर, क्योंकि अध्यापक बोल रहा है और बोली हुई बात को हम सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसा मैंने बताया कि लिखित भाषा को हम कैसे समझते हैं? लिखी हुई बात को पढ़कर हम समझते हैं। और मौखिक भाषा को कैसे समझते हैं? यदि कोई बोल रहा है उस बात को हम सुनकर ही समझते हैं। अगला है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनका अशुद्ध रूप भी है और शुद्ध रूप है। तो पहला जो उदाहरण है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी गलती है तो उसका शुद्ध रूप होगा आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मेरे को पुस्तक चाहिए।
तो यह सर्वनाम संबंधी गलती है यहाँ पर। तो उसका सही रूप होगा मुझे पुस्तक चाहिए। रामलाल शहर जा रहे थे, तो यह क्रिया संबंधी गलती है। तो इसका सही रूप होगा रामलाल शहर जा रहा था, क्योंकि रामलाल यहाँ पर एक वचन है, इसीलिए सही रूप से क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो व्याकरण के भी 3 भेद हैं। जैसे भाषा के 2 भेद हैं, उसी प्रकार व्याकरण के 3 भेद हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो एक एक व्याकरण के भेद को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों, उनके उच्चारण व उनके भेदों के संबंध में विचार किया जाता है। जैसे आज काजल गाना गाएगी, तो यह एक संपूर्ण वाक्य है, और यदि इस संपूर्ण वाक्य को हम अलग अलग कर दें तो वह शब्दों में बट जाएगा, यानी शब्दों में विभाजित हो जाएगा। तो जैसे आज एक अलग शब्द है, काजल जमा गाना जमा गाएगी, तो ये एक वाक्य किस प्रकार से बना है, 4 अलग अलग शब्दों से मिलकर वाक्य बना है। और उन्हीं शब्दों को हम वर्णों में भी तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है, आ जमा ज जमा अ, आज, क जमा आ जमा ज जमा अ जमा ल जमा अ, ये बना काजल। तो इसी प्रकार से हम पूरे शब्दों को वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसा मैंने आपको यहाँ करके दिखाया कि वर्ण को हम शब्द बना सकते हैं, शब्दों को वाक्य बना सकते हैं, उसी प्रकार हम वाक्यों को टुकड़ों में बांट सकते हैं, और टुकड़ों में बटेंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। तो वाक्य को अगर टुकड़ों में बांटा तो शब्द बने, और शब्दों को अगर हमने बांटा तो वह अलग अलग वर्णों में बट गया। और जैसा मैंने बताया कि वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण के यहाँ पर 2 भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण की दृष्टि से स्वर पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे मिलाकर 11 स्वर हैं। आगे है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी शब्द लिखना है तो हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था काजल, तो काजल उसमें क में आ की ध्वनि है, और ज में अ की ध्वनि है, और ल में अ की ध्वनि है। तो बिना किसी स्वर के व्यंजनों को हम नहीं लिख सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन स्वर पर आश्रित हैं। सामान्यतः इनके उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जब किसी भी शब्द पर कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसमें कौन सी ध्वनि होती है, ए की ध्वनि होती है उसमें। और हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, और स्वर मैंने बताए 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो यहाँ क से लेकर है तक ये सभी व्यंजन होते हैं। बाकी भी व्यंजन होते हैं जैसे क्ष, त्र और ज्ञ, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है,
क्योंकि संयुक्त व्यंजन होता है जब दो व्यंजनों को आपस में मिलाकर बोला या लिखा जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर क और श क्ष बना है, त प्लस र त्र बना है, ज प्लस य ग बना है। तो ये सभी संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। आगे है, हिंदी भाषा में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त निम्नलिखित ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक किसी भी शब्द पर बिंदु लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार का प्रयोग होता है वहाँ पर। जैसे यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया है, पंखा, बंदर, कंघा, मंगल आदि। तो इन सभी शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगला है विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह जैसा आप देख सकते हैं किसी भी शब्द के पीछे लगा है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अगला है अनुनासिक। तो किसी भी शब्द पर जब चंद्र बिंदु लग जाता है तो वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे आँख, चांद, कांटा, बूंद आदि। हिंदी में अंग्रेजी से आए शब्दों में औ आता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि। शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्द के भेद, उनके शुद्ध रूप तथा शब्द तथा रचना ज्ञान कराया जाता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, यानी वर्ण मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं वही एक सार्थक शब्दों का समूह होता है। व्याकरण में सार्थक शब्दों का वर्णन होता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। तो सार्थक शब्द होते हैं जिनका एक सही अर्थ निकलता है, और निरर्थक यानी जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया है, क सारणी में यहाँ सार्थक शब्द हैं और ख सारणी में यहाँ पर निरर्थक शब्द हैं। जैसे पपीता, तापीप, छतरी, रीछत, इमली, मैली। तो यहाँ क सारणी में सार्थक शब्द है और ख सारणी में निरर्थक शब्द हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इनके भी चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो जैसे उदाहरण है मैं यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे वचन के आधार पर इसको बदल सकते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें। अगला है अच्छा। अच्छा एक विशेषण शब्द है और इसे भी हम लिंग और वचन के आधार पर बदल सकते हैं, जैसे अच्छे, अच्छाई। और तीसरा है खाता है, यह एक क्रिया शब्द है और इसे भी हम लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे खाता है, खाते हैं, खाती है। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो अगला है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी चार भेद हैं, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर एक संबंध बोधक है, जल्दी एक क्रिया विशेषण है, किंतु एक समुच्चय बोधक है और संबंध बोधक है, हे अरे विस्मयादि बोधक है। तो इन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इन शब्दों को हम जो के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य के भेद
तथा वाक्यों के शुद्ध रूप के विषय में बताया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इससे पहले हमने शब्द विचार पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और व्याकरण में सार्थक वाक्यों का ही वर्णन होता है, निरर्थक वाक्यों का नहीं। तो हिंदी भाषा में कोई भी शब्द हम लिखते हैं, वाक्य हम लिखते हैं, तो वे सब सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य होने चाहिए। हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों का, निरर्थक वाक्यों का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, पतंग बच्चे उड़ा है रहे, तो यह एक निरर्थक वाक्य है और उसका सार्थक वाक्य होगा बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अगला है तेज घोड़े रहे हैं दौड़, तो यह सही वाक्य नहीं है, यानी निरर्थक वाक्य है। तो इसका सार्थक रूप होगा घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। तो इनसे हमें स्पष्ट हुआ कि जब भी हम कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वे सार्थक रूप में होने चाहिए। और साथ ही हमने देखा कि किस प्रकार वाक्यों को विभाजित करके हम शब्द बना सकते हैं और शब्दों को विभाजित करके हम वर्ण बना सकते हैं। लेकिन वर्णों को हम आगे खंड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्णों से हम शब्द बना सकते हैं और शब्दों से वाक्य, लेकिन हम वर्ण को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको यह विषय अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।